क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये प्रश्न है जो कृषि नामक पाठ है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। इस पाठ के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है आज के इस वीडियो में। और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपने यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, और इसके बाद अगला है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तथा इसके बाद जो अगला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, और अगला चैप्टर है वन तथा वन्य जीव संसाधन। और इसके बाद यहां पर जो चैप्टर चल रहा है जिसके मैंने प्रश्नों को लिया है कृषि शीर्षक जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं मैंने ऑलरेडी कल ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। तो आप इन सभी चैप्टर से रिलेटेड यदि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करना चाहते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को और लघुत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को यदि आप तैयार करना चाहते हो जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे इन सभी पाठों से रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। इनसे रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो और अपनी नोट्स भी बना सकते हो। जैसा कि मैंने आप सभी को हर वीडियो में बताया है कि इस बार पेपर का पैटर्न बदल चुका है। प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, और जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो OMR शीट भरने का भी तरीका मैंने आप सभी को बताया है, आप वीडियो देख सकते हो। और साथ ही आज ही मैंने प्री बोर्ड परीक्षा का जो मॉडल पेपर है हिंदी विषय का, यदि आपने ना देखा हो वीडियो तो आपको वीडियो मिल जाएगा प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, जो कि आपकी जनवरी माह में होनी है। जनवरी यानी फरवरी जनवरी माह के बीच होनी है, प्री बोर्ड परीक्षाएं आपकी होनी है। इसलिए मैंने हिंदी का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, आप वीडियो देख पाएंगे। और साथ ही मैं अन्य विषयों से भी रिलेटेड मॉडल पेपर जल्द ही प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें, ताकि आप 70 में से 65 प्लस तो जरूर लेकर आएं या 70 में 70 अंक जरूर लेकर आएं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न कह रहा है, और इन प्रश्नों को आपको समझना है। जी हां, इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, क्योंकि कुछ पाठ ऐसे हैं सामाजिक विज्ञान में जिनके प्रश्नों को आपको समझकर ही तैयार कर लेना है। प्रश्न कह रहा है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा, सिंपल सा उत्तर है, कृषि द्वारा देश की 63% जनसंख्या को रोजगार दिए जाने तथा 28% राष्ट्रीय आय प्रदान किए जाने के कारण ही इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो यहां पर बिल्कुल आसान सा उत्तर है और बिल्कुल सत्य भी है कि कृषि के द्वारा देश की जो 63% जनसंख्या है उसको रोजगार मिला हुआ है, और जो 28% राष्ट्रीय आय है उसमें भी कृषि अपना योगदान कर रही है। यानी राष्ट्रीय आय में कृषि के द्वारा 28% का योगदान है, और जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई है। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? वो है कृषि। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है, क्योंकि 63% जनसंख्या को कृषि के द्वारा ही रोजगार मिलता है, और 28% राष्ट्रीय आय प्रदान किए जाने के कारण ही इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा आंसर था, आपको रटना नहीं है, समझ लेना है इन सभी प्रश्नों को। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं तो आपको 70 में से 65 प्लस अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अब आपको जाग जाना है। जागने का तात्पर्य है अब आपको पढ़ाई के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, लगन से तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं आ चुकी हैं और इसके बाद बोर्ड परीक्षाएं भी आ रही हैं। तो
तो समय अब आ रहा है, इसलिए आप मेहनत के साथ लग जाओ अभी से, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यहां पर इसका उत्तर क्या होगा कि कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाना हरित क्रांति की पहली विशेषता है, यानी कृषि की व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाना हरित क्रांति की विशेषता है। और दूसरी क्या है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना भी हरित क्रांति की अगली विशेषता है। तो बिल्कुल आसान से आंसर हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और इसके बाद जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि गहन जीविका कृषि से क्या आशय है। गहन जीविका कृषि से क्या आशय है, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूमि के छोटे टुकड़े पर अधिकतम श्रम, पूंजी, सिंचाई तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन पाने के लिए की जाने वाली खेती क्या कहलाती है, गहन जीविका कृषि कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों पर अधिकतम श्रम करके, अधिकतम मेहनत करके, अधिकतम पूंजी यानी पैसा खर्च करके, सिंचाई करके तथा रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन यानी अधिक से अधिक फसल का उत्पादन पाने के लिए जो की जाने वाली खेती होती है, कृषि होती है, वह क्या कहलाती है, गहन जीविका कृषि कहलाती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों में ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा पैसा लगाकर, सिंचाई कर कर, रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके और अधिक से अधिक फसल का उत्पादन पाने के लिए जो खेती की जाती है वह कैसी खेती कहलाती है, गहन जीविका कृषि कहलाती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है, आंसर बिल्कुल आसान है। प्रश्न क्या है कि वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है। वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है, अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक पैदावार लेने के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अधिक उपज यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने वाले जो बीज होते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा फसल की पैदावार हो, इसलिए ऐसे बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना तथा कीटनाशकों का प्रयोग करना, जिससे कि फसल का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। और इस प्रकार का जो प्रयोग किया जाता है या इस प्रकार के बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये सभी क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहलाते हैं। इस तरह के प्रयोग के द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक पैदावार लेने के लिए की जाने वाली वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 की ही बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और 2020 की भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा दायनी फसलों से क्या तात्पर्य है। प्रश्न का यदि आप अर्थ समझ लेते हैं तो आपको उत्तर रटना नहीं पड़ेगा, यह मेरी गारंटी है 100% की। तो मुद्रा दायनी यानी मुद्रा दायनी का तात्पर्य है कि मुद्रा देने वाली ऐसी फसलें जिनसे हमें मुद्रा यानी पैसा मिलता है, उन फसलों से क्या तात्पर्य है। यानी उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि वह फसलें जिनका व्यावसायिक, यहां पर क्या होगा, यहां पर महत्व होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि वह फसलें जिनका व्यावसायिक महत्व, यहां पर होगा महत्व अधिक होता है तथा जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, मुद्रा दायनी फसलें कही जाती हैं। कहने का तात्पर्य है वह फसलें जिनका व्यावसायिक महत्व सबसे अधिक होता है तथा जिनका उपयोग कहां होता है, विभिन्न उद्योगों में, यानी
जो फैक्ट्रियां लगी हैं विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, क्या कहलाती हैं? मुद्रा दायनी फसलें कही जाती हैं। और इन फसलों को बेचने से हम सभी को क्या मिलती है? मुद्रा मिलती है। यानी मुद्रा दायनी का तात्पर्य क्या है कि ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिनका व्यावसायिक महत्व अधिक होता है और जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, मुद्रा दायनी फसलें कही जाती हैं। कैसी फसलें कही जाती हैं? मुद्रा दायनी फसलें कही जाती हैं। उदाहरण के लिए यहां पर है गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? मुद्रा दायनी फसल है, क्योंकि गन्ना का उत्पादन करने के बाद बेच दिया जाता है और जो कि मिल में जाता है, चीनी मिल में जाता है, वहां पर इससे क्या होता है? कच्चा माल के रूप में गन्ना का प्रयोग होता है चीनी मिलों में और वहां से चीनी बनती है, अन्य पदार्थ भी बनते हैं। कपास, जूट और रबड़, ये सभी कैसी फसलें हैं? ये सभी मुद्रा दायनी फसलें हैं। तो वह फसलें जिनका व्यावसायिक महत्व अधिक होता है तथा जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, कैसी फसलें कहलाती हैं? मुद्रा दायनी फसलें कही जाती हैं। उदाहरण के लिए गन्ना, कपास, जूट, रबड़ इत्यादि कैसी फसलें हैं? मुद्रा दायनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी मित्रों में। और मैं एक बार आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि आप इन सभी चैप्टर्स के जो यहां पर हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, संसाधन एवं विकास, वन तथा वन्यजीव संसाधन तथा जो यह चैप्टर चल रहा है कृषि, इस चैप्टर के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें, अपनी नोट्स प्रॉपर बनाएं, प्रत्येक विषय को आप समय दें। यह नहीं कि एक ही विषय को आपको समय देना है, प्रत्येक विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक विषय में पेपर का पूर्णांक कितना होगा? 70 अंकों का। इसलिए आप सभी विषयों को ही कंपलसरी रूप से पढ़ें, सभी की नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।